खरगोश वाले अंकल आप कैसे हैं? गली में आवाज़ गूंजी। मैंने ऊपर देखा, बालकनी में 4-5 साल की खूबसूरत बच्ची खड़ी थी। मैंने कहका लगाया और हाथ हिलाने लगा। हम अपनी गली में खरगोशों वाले मशहूर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में 200-250 खरगोश हैं। ये दिन रात गली में फिरते रहते हैं और 3-4 गलियों के बच्चे इनकी ज़ियारत के लिए रोज़ हमारे घर का चक्कर लगाते हैं। हमने 2 साल कबल गली के बच्चों के लिए खरगोश मंगवाए थे। खरगोशों ने बच्चे देना शुरू किए और हमारा घर दारुल खरगोश बन गया। बच्चों को पता चला तो ये खरगोशों से मुलाकात करने के लिए आने लगे। बच्चे स्कूल जाने से पहले और स्कूल से वापसी पर हमारे घर का चक्कर ज़रूर लगाते थे। ये अपने अपने खरगोश का तयन कर लेते हैं और उनको चारा और गाजरें खिलाते रहते हैं। बच्चों को ये मामूल कोरोना में भी जारी है। ये अपने वालिदैन के साथ आते हैं, खरगोशों के पीछे भागते हैं और घर वापस चले जाते हैं। ये हमारी गली की वाहिद एक्टिविटी थी। शाम 8 बजे के बाद एक सिरे से दूसरे कोने तक गली में सन्नाटा हो जाता था। लेकिन कोरोना के बाद गली में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। मैं मार्च के महीने तक जब घर वापस आता था तो पूरी गली में खामोशी होती थी। मैं छुट्टी के दिनों में भी वॉक के लिए निकलता था तो गली में कोई बंदा बशर नहीं होता था। गेट बंद होते थे, बालकनियाँ सुनसान होती थीं और कमरों की लाइट्स ऑफ होती थीं। लेकिन जो ही कोरोना आया, शहर लॉकडाउन हुआ और लोग घरों तक महदूद होने पर मजबूर हुए तो हमारी गली आबाद होना शुरू हो गई। पहले लाइट्स ऑन होने लगी, फिर बालकनियाँ आबाद हो गईं और अब हर घर से कहकों की आवाज़ें आती हैं। मैं गली में निकलता हूँ तो बच्चे गली में दौड़ रहे होते हैं या फिर बालकनी में खड़े होकर नीचे से गुजरते लोगों पर आवाज़ें कसते हैं और फिर दिल खोल कर कहके लगाते हैं। कोरोना ना होता तो मुझे शायद कानो कान खबर ना होती कि हमारी गली में दर्जनों बच्चे रहते हैं और हर घर में लोग बाकायदा आबाद हैं और ये हंसते बोलते और खेलते भी हैं। चनाचे मैंने जब भी किसी घर के सामने से गुजरते हुए कह के सुनता हूँ, लोगों को हंसते मुस्कुराते बातें करते देखता हूँ, एक दूसरे को जोक सुनाते और सुनकर हा हा करते देखता हूँ तो मेरा दौरान खून तेज़ हो जाता है। मुझे अपने कानों की नसों में खून की आवाज़ें आने लगती हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि ज़िंदगी पहले कहाँ थी और हम इससे पहले कब्रिस्तान जैसी ज़िंदगी क्यों गुजार रहे थे। और फिर मैं एक लंबा सांस लेता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ और ज़ोर से कहता हूँ, थैंक यू कोरोना। आप अगर मेरे हम उम्र हैं तो आपको याद होगा हमारे बचपन में लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। पूरे मोहल्ले में एक टेलीविज़न होता था और सारा मोहल्ला फर्श पर बैठकर वारस या 50-50 देखता था। फ़ोन भी एक ही होता था, मोहल्ले की सारी कॉल्स उसी पर आती थीं और हम बच्चे हर कॉल पर होल्ड करें कहकर चाचा और चाची की तलाश में दौड़ पड़ते थे। और फ़ोन का सुनकर चाची दुपट्टा और चाचा धोती संभालता हुआ फ़ोन की तरफ दौड़ लगा देता था। बड़ी ईद पर पूरी गली में एक गाय ज़िबा होती थी और सारा मोहल्ला कसाई के साथ बैठकर तखमीना लगाता रहता था, गोश्त कितना निकलेगा। लोग गली के नलकों का पानी पीते थे, घरों में एक सालन पकता था, पूरा घर भी खाता था और हमसाये भी उससे पेट भर लेते थे। सालन मांगना रवायत थी, कोई भी किसी से भी सालन मांग लेता था और वो खुशी खुशी उसे दे भी देता था। लोग एक दूसरे से कपड़े, जूते और साइकिल भी मांग लेते थे और औरतें जेवरात भी उधार लेकर पहन लेती थीं और एक दूसरे से बर्फ़ भी मांगी जाती थी, बर्तन भी और पंखे भी। लेकिन फिर ज़माना बदला और हर घर में अपना फ़ोन और अपना टीवी आ गया। लोगों ने अपना अपना साइकिल और मोटरसाइकिल भी ले लिया। सालन भी ज़्यादा पकने लगा और मांग कर खाना भी जुर्म बन गया। लोग फिर अपने अपने घरों तक महदूद हो गए। वो ज़माना भी गनीमत था। लोग अपने घरों में ही सही लेकिन एक दूसरे से राब्ते में तो रहते थे। ये मिलकर टीवी देख लेते थे, ये नाश्ते, लंच या डिनर की मेज़ पर आ जाते थे या फिर जुमा या इतवार को इकट्ठे हो जाते थे। ये सिलसिला भी अगर चलता रहता तो भी माशरा और घर घर बने रहते। मगर हम इससे भी चंद कदम आगे निकल गए। हम अपने अपने कमरों तक महदूद हो गए। कमरों में टीवी लग गए, फ़ोन मोबाइल फ़ोन बन गया और खाना भी मेज़ से ट्रे और प्लेट से डब्बे में शिफ्ट हो गया। चाचे हमारी ज़िंदगी कमरों तक महदूद हो गई। हमें पहले साथ वाले घर का इल्म नहीं होता था और फिर हम साथ के कमरे से भी अलग हो गए और हम ईदें भी सोकर गुजारने लगे। ये लाइफस्टाइल फितरत के ख़िलाफ़ था। चनाचे कुदरत एक्टिव हुई, कोरोना आया और हम एक बार फिर ज़िंदगी की तरफ लौट आए। हम कमरों से बाहर आ गए। हमने बालकनियों में बैठकर हमसायों को भी देखना शुरू कर दिया। हमें मालूम हो गया कि किस घर में कौन कौन सा बुज़ुर्ग रहता है और किस घर में किस उम्र के कितने बच्चे मौजूद हैं। हमने ख़ानदान के साथ गपशप लगाना और कह के दागाना भी शुरू कर दिया। हम ज़िंदगी की तरफ वापस आ गए। आप अगर मेरे हम उम्र हैं तो आपने अपने बुज़ुर्गों को दोपहर के वक्त घर आते, मिलकर खाना खाते, केलोला करते और शाम को ड्योढ़ी में बैठकर दोस्तों के साथ गप लगाते भी देखा होगा। आपने पूरे मोहल्ले में खानों की खुशबू उड़ते और हर छत से धुएं की लकीर निकलते भी देखी होगी। आपने लोगों को लोगों के दुखों में आंसुओं और तसल्लियों का हिस्सा डालते और दूसरों के सुखों को बताशों में की तरह तकसीम करते भी देखा होगा।
اور آپ نے پھر لوگوں کو بدلتے، سمٹتے اور دور دور ہوتے بھی دیکھا ہوگا۔ میرا تعلق اس ایج گروپ اور معاشرے کے اس طبقے سے ہے جس نے زندگی کے یہ تینوں شیڈ دیکھے ہیں۔ میں نے فی محلہ ایک ٹی وی اور ایک ٹیلی فون کا دور بھی دیکھا۔ میں نے ہر گھر میں فون اور ٹی وی آتے بھی دیکھا، اور میں نے آخر میں لوگوں کو کمروں میں سمٹتے اور غرق ہوتے بھی دیکھا۔ اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں بھی شامل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وقت کو پلٹتے اور واپس آتے بھی دیکھا۔ لہٰذا کرونا ہمارا بہت بڑا محسن ہے، بس اس کا ایک قصور ہے۔ یہ اگر ایک بار موبائل فون بھی بند کرا دیتا تو ہم مزید بہتر زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا بھی غنیمت ہے کہ ہمیں اس وبا نے ایک بار پھر بتا دیا زندگی تھوڑے سے وسائل کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے، اور یہ زیادہ وسائل کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اس نے ہمیں بتا دیا اندھا دھند دوڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے اکاؤنٹس میں کیا پڑا ہے، آپ کتنی زمین اور جائیداد کے مالک ہیں، آپ کے پاس کس ملک کا پاسپورٹ ہے، اور آپ کی پہنچ کہاں تک ہے، یہ سب معنی اور بیکار ہے۔ زندگی وہ ہے جو آپ آج گزار رہے ہیں، کھانا وہ ہے جو آج آپ کھا چکے ہیں، پانی وہ ہے جو آپ نے پی لیا، جائیداد وہ ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور رقم وہ ہے جو آپ کی جیب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قدرت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا دنیا میں صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، اور صحت کے معاملے میں ہم سب اکیلے ہیں۔ مجھے چند دن قبل کورونا کی شکار ایک بچی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ماں باپ شیشے کی ایک سائیڈ پر کھڑے تھے اور بچی دوسری سائیڈ پر تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ سانس بحال کرنے کے لیے اپنی چھاتی پیٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر اسے آکسیجن لگاتے تھے، لیکن وہ ماسک اتار کر اپنی ماں کو بلاتی تھی، لیکن ماں اور باپ دونوں کورونا کے خوف سے بچی کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ وہ بچی کو شیشے کی دوسری طرف سے تسلی دے رہے تھے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ سے معافی مانگی۔ ہماری حقیقت تو یہ ہے، ہم وبا کے خوف سے جنازے تک نہیں پڑھ رہے، اور ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جا رہے جن کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہوتی تھی۔ کورونا ہمیں یہ بھی بتا گیا انسان کی زندگی چوہوں کی دوڑ سے بھی کچھ زیادہ نہیں۔ ہم پوری زندگی پنیر کا اپنے مقدر سے بڑا ٹکڑا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم تھک کر مر جاتے ہیں اور ہمارا پنیر کیڑے اور کوے کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ میں جب لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں، بالکنی میں کھڑے چلتا ہوا گلی سے گزرتے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو میرے اندر سے تھینک یو کورونا کی آواز نکل آتی ہے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں جون میں اگر کورونا ختم جب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم واپس اپنی مصنوعی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے، اس زندگی کی طرف جس میں دوڑ اور ہرس کے سوا کچھ نہیں تھا؟ یہ سوچ کر مجھے کپ کپی آ جاتی ہے اور میں ڈر جاتا ہوں۔ میں نے اوپر بچی کی طرف دیکھا، دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر خرگوش جیسی شکل بنائی اور منہ سے پک پک کی آوازیں نکالنے لگا۔ بچی نے زوردار کہکا لگایا اور پوری گلی بچی کے کہکے سے چمک اٹھی۔